Hey, namaskar. Once again, welcome to another podcast episode of Occult Secret। और आज जैसा हमारा शिक्षक है गोचर कुंडली, तो गोचर कुंडली पर हमारे साथ बॉम्बे से एक एस्ट्रोलॉजर है, पिंकी डी अग्रवाल। नमस्कार पिंकी जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज हम बात नमस्कार नीरव जी। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गोचर कुंडली क्या है। कई लोगों को ये शंका रहती है, गोचर क्या है, जन्म कुंडली क्या है, नवमास कुंडली क्या है। तो ये बहुत सारे टेक्निकल टर्म हैं, पर हम उसको सिंपलीफाई करके एक सिंपल तरीके से मैं आज सारे क्वेश्चन इनसे पूछूंगा, जिससे आपको समझ में आए, ताकि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो आपके पास भी कुछ माहिती, कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए आज का ये एपिसोड यही शुरू करते हैं। पिंकी जी, पहली बात, बहुत सरल क्वेश्चन है। एक होता है जन्म कुंडली, एक होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली तो हम जब जन्म लेते हैं और पंडित के पास जाते हैं तो हमारे माँ बाप बोलते हैं कि इसकी कुंडली क्या बनी है, वो इतना समझ में, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, कि आप मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गोचर कुंडली एंड जन्म कुंडली, दोनों के बीच का अंतर क्या है। जी, हरे कृष्णा। सबसे पहले नीरव जी, थैंक यू सो मच कि आपने पॉडकास्ट में, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। और आज आपने जो सब्जेक्ट दिया है वो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो कुंडली देखना इज हमारा पैशन हो चुका है अभी। मतलब एब्सोल्युटली। दिन में जब तक पांच छह कुंडलियां ना देखें तो नींद नहीं आती है ऐसा। तो आज आपने प्रश्न पूछा है कि जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रह में क्या अंतर है। ठीक हाँ है। जी। तो जन्म के ग्रह क्या होते हैं, जब हम, हर इंसान मनुष्य पृथ्वी पर आया है तो कोई कर्मा लेके आया है हाँ ना। जी। ऐसे ही कोई नहीं आज गया है। तो वो हाँ। जो कर्मा लेके आए, तो जब हम उसका समय, डेट और टाइम, जगह, कहाँ वो बॉर्न हुए, तो वो नोट करते हैं। और हम्म। उससे हमें उनके ग्रहों की दशा नोट कर लेते हैं। ये हम्म। जो ग्रह है वो जन्म के ग्रह हैं। ठीक है। हम्म। और ये जो जन्म के ग्रह हमें बताते हैं कि इस व्यक्ति का ये पूरा जीवन इस पृथ्वी पर कैसे गुजारने वाला है। ओके। मतलब इसके सूर्य को देख के हम बता सकते हैं इसके पिता कैसे होंगे, चंद्र को देख के माँ कैसे होगे, टेंथ हम्म। हाउस को देख के करियर कैसा होगा, शुक्र करेक्ट। देख के यदि लड़का है तो पत्नी कैसी होगी, ओके। पैसा कैसे होगा, सब बता सकते हैं। और वो जन्म के ग्रह हैं। और ओके। ये ग्रह आकाश में, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, सूर्य के चारों बाजू परिक्रमा करती है, तो हाँ जी। ग्रह रुके हुए नहीं है, वो तो घूम ही रहे हैं। तो घूम ही जो रहे। ये ग्रह घूमते हैं उनको हम कहते हैं गोचर के ग्रह। ओके। ठीक है। तो ठीक। अब ये ग्रह बदलते रहते हैं। तो ओके। जैसे जैसे वो बदलते हैं वैसे वैसे हर इंसान को उनकी कुंडली के हिसाब से वो फल देते हैं। तो ओके। उनको कहते हैं गोचर के ग्रह। ओके। ओके। अच्छा, ये आपने बता दिया दोनों का अंतर, गोचर और जन्म। अब दूसरा होता है कि जी। ये जो गोचर के ग्रह है, ये क्या एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव कितना रहता है, हाउ डज इन इन्फ्लुएंस द पर्सन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, या उसकी इवेंट में, उसके जीवन में क्या घटना घटित होती है। क्या गोचर का कोई इम्पैक्ट होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। नीरव जी, मैं ये कहूंगी गोचर का ही इम्पैक्ट होता है। अच्छा। लोग जन्म के ग्रह तो हम ले हो चुके हैं, लेकिन ओके। सारा इम्पैक्ट गोचर के ग्रह ही है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी शनि घर बदल रहे हैं, हाँ। राहु बदल रहे हैं, वो राशियां घर बदलते हैं। तो जैसे जैसे ग्रह घर बदलते हैं, घर हम्म। के जो, मैं, ताकि नॉर्मल व्यक्ति भी समझ सके कि क्या होता है। कुंडली के 12 भाव का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। तो जैसे जैसे ग्रह उस घरों में आते हैं वैसे वैसे वो इंसान के जीवन पे इफेक्ट करते हैं। गोचर के तो सारा जो आपने पूछा इम्पैक्ट करते हैं क्या, तो सारा इम्पैक्ट गोचर के ग्रह ही करते हैं। सारे इवेंट भी गोचर के ग्रह ही खड़े करते हैं। अच्छा, मतलब मैं ये मान लूँ पिंकी जी के इनफैक्ट जो प्रेडिक्शन आप एस्ट्रोलॉजर्स जो करते हो वो कहीं ना कहीं गोचर को लेकर ही करते होंगे, अगर आप बोलते सारे जी, इवन। अच्छा। ओके। तो यहाँ से बिल्कुल एक और, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैम यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर में सबसे ज़्यादा पावरफुल या इम्पैक्टफुल कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो गोचर या ट्रांजिट के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। नवग्रह हैं, उसमें तो प्लूटो और ये सब भी आ गए, लेकिन सबसे नीरव, पावरफुल। नहीं हाँ। नीरव जी, देखिए, प्लूटो, नेपच्यून, हर्षल, तीन ग्रह और जोड़े गए हैं। हाँ जी। लेकिन कोई कोई एस्ट्रोलॉजर उन तीनों ग्रहों को भी जोड़ते हैं। हाँ। लेकिन ज्यादातर जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो नौ ग्रह को लेके ही करते हैं। ओके। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब ओके। आपने पूछा कौन से इम्पैक्ट करते हैं। ओके। सारे ग्रह ही इम्पैक्ट करते हैं ओके। खाली आपकी कुंडली में वो किस भाव के मालिक बने हैं, वो जरूर आप पे असर करता है।
क्योंकि कुंडली के 3 घर हैं, 6, 8, 12। तो ओके। यदि वो ग्रह उनके मालिक हैं और हम्म। यदि उनकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो वो ओके। आप पे इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी जो लाइक इतने बरस के एस्ट्रोलॉजी वैदिक ज्ञान से लोगों को जहां तक पता चला है, हम्म। जैसे राहु केतु शनि, ये हाँ 3 ग्रहों से अब सब डरते हैं, हाँ। क्योंकि ये 3 ग्रह कार्मिक ग्रह हैं, हाँ नीरव जी। तो हाँ। इनको हमने शॉर्ट फॉर्म नाम दिया है राकेश। अच्छा राकेश ओके ओके। राहु केतु एंड शनि। हाँ जो भी जी। राकेश नाम वाले वो मुझे चिल्लाने वाले हैं कि हमारा नाम क्यों कर दिया राहु केतु हाँ शनि। हाँ। पर, पर ये राकेश, ये जब भी इन तीनों ग्रहों की दशा आती है, मतलब ये क्या है, ये हमारे कर्मों का फल देने ही आए हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। हाँ जो भी हमने कितनी भी सहस्त्र जीवन, अभी जो भी हमने गलत काम किए हैं, तो जब गोचर में ये आते हैं तो ये बस हमें तैयार हो जाना पड़ता है कि हम कार्मिक, हमें अब बैलेंस करने का टाइम आ चुका। हाँ। क्योंकि तो ये अधिकतर तीसरा सबसे ज्यादा हम इम्पैक्ट कह सकते हैं। कह सकते हैं। अच्छा, वो जो राकेश जो आप बोल रहे हो कि शनि राहु केतु, ये तीन सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं। ओके ठीक है। जी कि लोग इन्हीं से, उसमें जी तो जी जी शनि और जी राहु को लेकर तो लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं कि तेरे इसमें शनि है, तू 8 नंबर में बॉर्न हुआ है, मतलब तेरी पूरी लाइफ हेल हो गई है। अरे तेरा तो 4 नंबर है, मतलब ये राहु का नंबर है, तो मतलब तू तो लाइफ में कुछ करेगा नहीं। इवन इन तो न्यूमरोलॉजी मेरे पास आते हैं, लोग डरते हैं कि सर हमारा तो बच्चा ही राहु के नंबर में आया है, तो अब उसका क्या होगा। तो मुझे भी उनको बताना चाहिए कोई नंबर गलत नहीं है, कोई ग्रह भी खराब नहीं है। ठीक है। अभी आगे पिंकी मैम एक और क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कि ये जो गोचर है, ये गोचर कुंडली कैसे हेल्प करती है एक एस्ट्रोलॉजर को भी, या एक आम व्यक्ति को भी, या नॉर्मली भी, अब जो प्रेडिक्ट करते हैं जो इवेंट के बारे में, चाहे वो करियर के बारे में हो, रिलेशनशिप हो, या हेल्थ हो। हाउ डज द कुंडली कैन हेल्प इन टू प्रेडिक्टिंग द दिस इवेंट। गोचर कुंडली कैसे हेल्प करती है एक एस्ट्रोलॉजर को भी। ठीक है। फिर उसका जी आगे एक और क्वेश्चन हाँ। इससे कनेक्टेड ये भी है। अब कई लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, तब क्या, तभी भी गोचर कुंडली उसको हेल्प करेगी जिसके पास कुंडली है ही नहीं। गाँवों में तो कई कई बार ऐसा होता है, वो चेक ही नहीं करते आपकी डेट क्या है। ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनके नहीं है, जैसे मेरे फादर की जी भी नहीं जी है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। तो वहां पर भी ये दो प्रश्न हो गए। पहले तो ये कि ये गोचर कुंडली कैसे हेल्प करती है प्रेडिक्शन करने में, चाहे हेल्थ का हो, रिलेशनशिप हो, वेल्थ हो, पर्सनल लाइफ हो। पिंकी जी। जी 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 जी। तो हम एक 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 बात बताएं कि कुंडली में जो गोचर है, तो सूर्य ग्रह है, यानी वो आत्मा का भी कारक है। तो आत्मा तो हर इंसान में है, हाँ प्राणवायु। हाँ। आत्मा के बिना तो आदमी मर जाएंगे, राइट। जी। चंद्र यानी हमारा मन है, मन हम्म। तो हर व्यक्ति में है, राइट। राइट। शरीर। तो यदि हम गोचर के ग्रह देखें, दशा, यदि नॉर्मल इंसान को दशा नहीं पता, हम्म। दशा नीरव जी एक चीज, मतलब एस्ट्रोलॉजी में समय पीरियड देखा जाता है। हाँ जैसे जी। हम स्कूल में होते हैं, राइट। तो 1 साल के लिए कोई क्लास बदली हुई, तो क्लास का नया मॉनिटर बना दिया ना अभी, तो वो हाँ। 1 साल के लिए वो मॉनिटर बनता है, जैसे क्लास में सब कुछ करेगा वो होता है। तो इसी तरह ग्रहों में जब उनकी दशा आती है, तो वो उस ग्रह का चलता है। जैसे शनि की महादशा आई, तो वो 19 साल की है, राइट। तो राइट। 19 साल तक शनि आप पे इम्पेक्ट करेंगे। ओके। तो वो तो इम्पेक्ट कर ही रहे हैं, पर यदि गोचर में वो जब आपके कुंडली के जिस भाव से गुजरेंगे, तो वो वहां पे भी इम्पेक्ट ज्यादा डालेंगे, क्योंकि इस ओके। वक्त वो उनका टाइम पीरियड चल रहा है, तो वो सबसे ज्यादा असर उस वक्त वो करेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, तुला लग्न की कुंडली है, ठीक है। उसमें 10th हाउस का, 10th हाउस के जो 10th हाउस होता है वो हमारा करियर देखते हैं हम लोग, राइट। करियर, कि मेरा करियर कैसे जाने वाला है, मैं जॉब कर रही हूँ, जो भी प्रोफेशन में हूँ, वो मेरा कैसा है। तो अभी ये तुला लग्न की कुंडली में गोचर में, अभी आप देखेंगे गोचर में 2025 में तो शनि महाराज 2.5 साल से कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, ठीक है। तो ये तुला लग्न की कुंडली हमने ली, शनि आ जाते हैं अब 10th हाउस से अष्टम में। यदि हम गिनेंगे 10th हाउस से गिनना शुरू करेंगे, तो कुंडली शनि आ जाते हैं अष्टम में। तो यदि मतलब प्रोफेशन, करियर का नाश, करियर के में प्रॉब्लम, तो जिन व्यक्ति का कुंभ राशि में ऐसे शनि आए, तो उन्होंने, उनसे आप बात करके पूछोगे, तो उन्होंने, उन्हें ये 2.5 साल में, मतलब नॉट पूरे 2.5 साल में, हाँ 8 महीने उनके जीवन में उनको प्रोफेशन में बहुत तकलीफ हुई होगी, या तो उनकी जॉब छूट गई, या करियर में प्रॉब्लम आ गया। तो ये गोचर ग्रह का इम्पैक्ट है कि वो हाँ असर किया। तो इन हाँ। इन व्यक्ति को ज्यादा क्यों करेगा, क्योंकि दशा, शनि की महादशा भी चल रही, अच्छा। ठीक है। तो हम दशा भी देखते हैं,
हम्म। पर भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने बोला है कि अभी अब कोई व्यक्ति पूछे कि अरे 19 साल, मतलब हाँ इसका तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा हाँ, यदि बरोबर, हमारी मैं 60 वही साल कह। की उम्र में 19 साल खराब हो गए। हाँ जी, तो क्या करें। तो हाँ। भगवान दयालु है, उन्होंने एक अंतरदशा भी बनाई है, सब पीरियड भी बनाया है। जैसे ओके। महादशा 19 साल की है, तो उनकी अंतरदशा बनाई है जो 5 या 6 साल की होगी। ओके। फिर उससे भी दया की भगवान ने, तो प्रत्यंतर दशा बनाई है। और तो सुन। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन खराब ही हो गया, पर हम्म। व्यक्ति अपने कर्मों से अपने उसको समय को बदल सकते हैं। तो बराबर। गोचर ग्रह इम्पैक्ट तो करते हैं, लेकिन हमें उसके लिए तैयारी करके, और या तो समझो कॉमन व्यक्ति को नहीं, एस्ट्रोलॉजर जानते हैं कि अभी आज ग्रह कौन सी राशि में जा रहा है, किस भाव में गया है, कहाँ हम्म। रुकवा है, कितनी डिग्री पे है। ये हम्म। एस्ट्रोलॉजर को पता है, पर कॉमन व्यक्ति को नहीं पता होता है। नहीं ठीक है। पता। तो हाँ। उसके लिए वो, हाँ, तो इसके लिए वो अपने जब, वो एक किसी भी जानकार एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, मैं तो बोलती हूँ हर इंसान को साल में, जैसे नया साल शुरू होता है तो लोग हाँ रेजोल्यूशन बनाते हैं, हम हाँ ये करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हाँ हम बनाते हैं। तो हाँ उसी तरह उनको अपनी कुंडली लेके एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए कि भाई हाँ। देखिए और बताइए कि मेरा ये साल कैसे जाने वाला है। आने वाला है तो एग्जैक्ट। नीरव जी, एस्ट्रोलॉजी से हमारा, हम एस्ट्रोलॉजर किसी का जीवन नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट। उनको गाइडेंस दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडलाइन। तो आप गाइडलाइन। प्रिपेयर्ड रहोगे कि इस महीने में मेरा ग्रह यहाँ जा रहा है, तो मैं हाँ। उसके लिए क्या तैयारी करूं, है ना। तो सही। हम एस्ट्रोलॉजर उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप ये जाप कर लीजिए, ये दान कर लीजिए, ये मंत्र कर लीजिए। तो हाँ। मेरी ये राय है कि जिनको नहीं पता है, तो उनको हर साल जैसे नया साल शुरू हुआ एक का है, तो जाके एक बार अपनी कुंडली दिखा के सलाह लेनी चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है। अब यहाँ पे जहाँ हम गोचर की ज़्यादा बात कर रहे हैं, पिंकी जी, एक आते हैं कि तो लोगों में मन में ये प्रश्न उठता है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, जन्म कुंडली को हमको ज़्यादा एम्फसाइज करना है, इम्पोर्टेंट देना है, या फिर गोचर को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है। तो मुझे लगता है बीच में यहाँ तो। जन्म कुंडली पे एक्सरसाइज, हाँ, हम्म। आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, थोड़ा नेट कनेक्शन का आई थिंक थोड़ा इश्यू हो रहा है। ठीक है। हाँ पिंकी जी। आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, नीरव जी सुनाई नहीं दिया था हाँ बीच में नेट के प्रॉब्लम की वजह से। मैं रिपीट करता हूँ कि एक होता है जन्म कुंडली, और एक होती है आपने कहा गोचर कुंडली। तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए, क्या जन्म कुंडली को ही इंपॉर्टेंट देना चाहिए जो मेरे जन्म की लग्न की कुंडली है, या फिर मैं गोचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूँ एज अ लेमैन या एज अ एस्ट्रोलॉजर, तो कहाँ इंपॉर्टेंट कहाँ देना चाहिए, या दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। जी, मैं बोलूंगी नीरव जी, दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। जैसे ओके। आपने जन्म की कुंडली देख के आपको पता चल गया कि मेरी कुंडली में ये 2-3 ग्रह खराब है, अच्छी हाँ। पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो जब वो उन्हीं ग्रहों का इम्पैक्ट जब गोचर में आएगा, तो मुझे संभल के रहना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आप जानते हो कि कोई आपका शत्रु है ना, आपको अपने शत्रु का नाम पता है हाँ ना। यदि वो आपके घर में आ रहा है या आपके बाजू से गुजर रहा है, तो आप अलर्ट हो जाते हो ना कि हाँ भाई ये आ रहा है, ये हाँ मुझे कुछ हार्म नहीं करे, मैं उससे कुछ बच के कैसे अपना प्रोटेक्शन करूं, है हाँ ना, हाँ। हम करते हैं ना। तो करते हैं। सिमिलरली यदि आपको पता है कुंडली में कि भाई ये ग्रह मेरे ठीक नहीं है, और हम्म। इनका कोई गोचर में इनका गोचर आ रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, या हाँ। इनकी महादशा अंतरदशा कुछ आ रही है, तो हमें उसके लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। और हम्म। वो तैयारी एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं। और हम्म। आजकल तो यूट्यूब में, रील में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, वो तो सब कुछ, पर वो इतना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं भी होता बहुत बार। जी जी, वो गलत है, गलत होता है। जी जी, काफी गलत, ऑथेंटिक नहीं है वो, मैं कह सकती तो अगर, चलो जो कि आपने बताया ये शायद रिपीट भी होगा, आप बता दी कि अगर मैंने एक लिख के रखा था कि रोल क्या होता है महादशा का, जो कि आपने कहा है महादशा कोई प्लेनेट की आती है जस्ट लाइक वो कैप्टन बन जाता है उस जहाज का। तो व्हाट इज द रोल ऑफ महादशा है, अंतरदशा है, और ट्रांजिट का जो इफेक्ट होता है वो एस्ट्रोलॉजी में कहाँ तक कितना सटीक होता है। ठीक है। जब हम हूँ। एस्ट्रोलॉजी देखिए की बात करें जी, तो महादशा और अंतरदशा पे थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को शायद पता हो, एस्ट्रोलॉजर भाइयों बहनों को तो पता ही होगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ जी जी महादशा एंड अंतरदशा एंड ऑल्सो द गोचर इन एस्ट्रोलॉजी। जी। नीरव जी देखिए, जो कॉमन मैंने या लेमैन, उनको पता ही नहीं है कि दशा क्या होती है। जैसे हाँ आजकल आप रील देखोगे ना, तो उसमें वो बोलेंगे आज ये उपाय कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, आप माला माल हो जाओगे, है ना। आप हाँ ये उपाय कर लीजिए, आपको पैसों की बरसात हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। हाँ मतलब हाँ जिनको संतान नहीं है, उनको बोलेंगे आप ये उपाय कर लीजिए, आपको संतान हो जाएगी। हाँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्या है ना, कुंडली में यदि
योग नहीं आया, आपको संतान होने का योग ही नहीं है ना, तो हाँ, नीरज जी आप कितने भी उपाय कर लेंगे ना, आपको संतान नहीं हुई। नहीं होगी। यदि शादी का योग ही नहीं है ना, तो हाँ। आप 1000 उपाय कर लीजिए तो भी आपको शादी नहीं हुई। ठीक है। हाँ, अब सही। शादी मेरी कब होगी, हाँ। बच्चा कब होगा, तो ये हम्म। कैसे पता चलेगा? तो ये हम्म। दशा ही बताती है, महादशा और अंतरदशा। जब अंतरदशा आती है उस ग्रह की, तो हम्म। वो आपको बताएगी कि ये समय में आपकी शादी हो सकती है। अभी शादी का, जैसे कुंडली में 12 घर है, आपको तो पता नहीं रखी, जैसे सातवां सातवां भाव शादी का है। ठीक है। शादी तो का है। जब भी सातवें घर की अंतरदशा आएगी, या हम्म। सातवें घर से कोई भी ग्रह ट्रांजिट, गोचर का ग्रह गुजरेगा, तो हाँ। वो आपके शादी का समय योग बनाएगा। हाँ जी। राइट। तो राइट। इस तरह ये कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो हम बिना दशा देखे किसी भी व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे हमने तो उपाय किया और लग गया, हो गया, हमारा तो काम हो गया। तो हाँ। उस वक्त क्या होता है ना कि उनकी कुंडली में उस वक्त दशा हुई होती है, वहां हाँ। से कोई ग्रह गुजर रहा होता है। तो हाँ। इसमें से 100 में से 10% ऐसे होंगे जिनका वो उपाय करने से काम हो भी जाता है। हो तो हम जाता। उस बात को भी नकार नहीं सकते, नहीं क्योंकि सर। उनकी दशा उस वक्त चल रही होगी उस ग्रह की। तो हाँ। इस तरह किसी की भी कुंडली देखनी हो तो दशा, अंतरदशा, महादशा, उसको तो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। जब प्रेडिक्शन की बात करें पिंकी जी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, पता नहीं मैं कितना इसमें ये प्रश्न में सही हूँ, कि क्या गोचर कुंडली की प्रेडिक्शन जन्म कुंडली की प्रेडिक्शन से ज़्यादा अच्छी या उस पर हावी हो जाती है, या फिर दोनों को इक्वल रहती है प्रेडिक्शन, अगर एक इंसान गोचर से करता है और एक इंसान जन्म कुंडली से करता है, तो क्या गोचर की कुंडली हावी हो जाती है, मतलब उसका वेटेज बढ़ जाता है उसकी प्रेडिक्शन का कंपेयर टू द लग्न कुंडली, या दोनों का समान रहता है? मतलब एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए देखिए, जन्म कुंडली कैसे है ना नीरव जी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके घर में ये आपने लाइट लगाई है ना, 10 लाइट लगाई है, ठीक है। हाँ। तो हाँ। 9 समझते, 9 लाइट लगी है आपके घर में। तो वो हाँ। मेरे कुंडली में 9 ग्रह हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ। अब जो गोचर का ग्रह आया, तो मैंने, आपने जो बटन लाइट चालू की, एक लाइट का बटन चालू किया, तो वो लाइट जग गई, चालू हो गई, तो हाँ जी। मतलब वो गोचर का ग्रह है, तो वो एक्टिव हो गया। हाँ तो जी। जन्म के ग्रह मेरे ऑलरेडी कुंडली में हैं, पर वो एक्टिव नहीं है, सारे एक्टिव नहीं है। जब बस। जो गोचर का ग्रह जा रहा है ना, वो एक्टिव है। तो ओके। आप विश बोल रहे हो, तो गोचर के ग्रह को क्योंकि वो आके इम्पैक्ट देगा, और वो हम्म। आके उस ग्रह को लाइट करेगा, रोशनी देगा। तो हम्म। गोचर के ग्रह को ज्यादा इम्पैक्ट देना चाहिए। और वो ओके। जिस भाव से गुजरेंगे, और उस हाँ। भाव में ऑलरेडी कोई ग्रह बैठा है, तो हाँ। फिर उसको भी साथ में लेके चलेंगे, उनको भी इम्पैक्ट करेंगे। ओके। मतलब दोनों साथ साथ में ही चलता है, प्रेडिक्शन की बात करें या कोई भी इवेंट साथ की। लेके, ये साथ लेके। हाँ। ठीक है। और दूसरा एक और प्रश्न एक आता है। एस्ट्रोलॉजर को गोचर के ग्रह, सॉरी आप बोलिए हाँ, नहीं बोलिए। नहीं, बोलिए बोलिए मैम, बोलिए। मतलब अब एक एस्ट्रोलॉजर को जन्म कुंडली के साथ गोचर के ग्रह का भी पता होना ही चाहिए, कि आज ग्रह कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में विचरण कर रहे हैं। हाँ। हाँ। उसके बाद ही वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो वो सटीक होगा प्रेडिक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा। एक और प्रश्न ये भी आते हैं, क्योंकि हम गोचर की बात कर रहे हैं, तो गोचर कुंडली की बात करें तो कितना टाइम लगता है एक ट्रांजिट में जब कोई प्लैनेट जाता है? जैसे अभी तो शनि महाराज चल रहे जी। हैं 4 मार्च तक, तो उसका इफेक्ट कब दिखाई देता है? जब तक उसका वो ट्रांजिशन में रहता है तब तक, या ट्रांजिशन खत्म हो जाता है, यानी उस भाव से उस घर से निकल जाता है उसके बाद? जैसे अभी शनि का ही प्रभाव दिख रहा है, और मार्च एंडिंग में तो उथल पाथल तो होने ही वाली है, बिकॉज जी। जैसे हम बीच में बात कर रहे थे, देयर वाज द कंजंक्शन ऑफ द राहु एंड शनि। तो एक कितना टाइम लगता है ट्रांजिट में, जब कोई प्लेनेट जा रहा होता है उसका इम्पैक्ट कितना होता है और कब तक रहता है? और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन से प्लेनेट का आपने देखा है, मतलब चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। ओवर टू यू पिंकी जी। कुंडली में कैसे सिस्टम है, चंद्र जो है, वो कोई भी कुंडली में 2.5 दिन, 2.25 दिन अफेक्ट इम्पैक्ट देते हैं। सवा चलो। दो दिन ठीक है। मतलब वो 2.25 दिन में सारा तहस नहस, या तो आपको ऊपर कर लेंगे या आपको नीचे कर देंगे, 2.25 दिन। ठीक है। अच्छा। उसके ठीक है। बाद में सूर्य महाराज, सूर्य हाँ। जी एक राशि में 30 दिन रहते हैं, 1 मंथ, एक महीना। तो जब ओ, सूर्य जब आएंगे गोचर में, तो वो एक महीना आपकी जिंदगी में अच्छा बुरा जो प्रभाव डालेंगे, वो एक महीना। एक ठीक है। महीना। उसके हाँ। बाद में सूर्य चंद्र मंगल, हाँ। मंगल आते हैं, वो 45 डेज, 1.25 महीना, 1.5 महीना।
तो हाँ। ऐसे हर ग्रह का टाइम पीरियड है। तो ओके। जो गुरु ग्रह है वो एक एक भाव में 1 साल रहते हैं। हाँ तो बराबर। गुरु को हम कुंडली में शुभ ग्रह भी मानते हैं। तो ओके। इसीलिए कहते हैं कि जब गुरु महाराज की आती है गोचर तो वो अच्छा फल देते हैं, क्योंकि हाँ वो देवताओं के गुरु भी हैं और हाँ। सौम्य सौम्य ग्रह हैं, राइट। तो वो राइट। सबके जीवन में अच्छा करते हैं, कि गुरु तो शिक्षा ही देते हैं और सबका भला करते हैं। राइट तो वो राइट। 1 साल गुरु की दशा, वो 1 साल उनका असर होता है। हाँ। बाद में राहु केतु एक घर में 1.5 साल रहते हैं, अच्छा, डेढ़। 18 महीने। ओहो। 1.5 साल। हाँ। तो जब वो एक जिस भाव में 1.5 साल रहेंगे, यदि अच्छे भाव में गए तो आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते कि राहु खराब ही है ना। हाँ, बराबर। फॉरेन ट्रैवलिंग कर सकते हो, ऑनलाइन आपका बिजनेस चल सकता है। यदि हम्म। गलत भाव में आपको अच्छे भी गुण है और बुरे भी गुण हाँ हाँ हाँ। है। ओके। यानी हर किसी में चीजें बुराई भी है, तो सेम ग्रहों के साथ भी ऐसा ही है। तो वो ओके। जिस भाव में बैठे हैं, वो किस भाव में बैठे हैं उसका असर उन पे, इंसान पे पड़ता है। तो ओके। उसमें जो शनि महाराज है वो सबसे ज्यादा धीरे उनकी चाल है, और वो एक घर में 2.5 साल रहते हैं। ढाई तो साल वो तभी 2.5 साल इम्पेक्ट होता है, लेकिन पूरा इन जो मैंने टाइम बताया है वो भी पूरा नहीं बोल सकते। उसके लिए हाँ थोड़ा आपको डीप नॉलेज करनी पड़ेगी, कि आप हाँ डिग्री देखिए, हाँ नवमांश में देखिए, एक नवमांश में ग्रह कितना टाइम रहते हैं। तो वो हाँ। सब एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बाद ही एक एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं एक एक्यूरेट टाइम, कि उस वक्त आपका ये टाइम आपको ग्रह का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। बढ़िया बढ़िया। अब जहाँ एप्लीकेशन, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी, दैट गोचर कुंडली। जहाँ एप्लीकेशन की बात जी करें, हम इस गोचर कुंडली को कैसे यूज कर सकते हैं हम अपनी रोजिंदा जीवन या अपने जीवन काल के अंदर में, जहाँ हम एकदम बेहतर डिसीजन ले सके। तो गोचर कुंडली कहाँ कहाँ हमें काम कर सकती है, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए ना। देखिए, एक गोचर यदि मुझे जैसे कोई किसी का लग्न सिंह लग्न है, ठीक हम्म। है। तो हाँ आपकी कुंडली बन इस लग्न की, आपने कुंडली में देख लीजिए कि आज चंद्र किस राशि में जा रहे हैं। यदि कुंडली के जो 3 भाव खराब है, 6, 8, 12, है ना। यदि बराबर। चंद्र वहां जा रहा है तो आप उस 1.25 2 दिन कोई काम मत कीजिए, हाँ है ना। जी। कोई नया काम आपको शुरू करना है, मत कीजिए। हम्म। आपको कुछ छठे भाव से गुजर गए तो हाँ। रोग, ऋण और शत्रु तीनों चीजें हैं। तीनों तो है। उस वक्त आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आप हाँ शांत रहिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई आज मेरा चंद्र छठे भाव में जा रहा है, तो मैं हाँ। इस बात को झगड़े को शांत रहूं, झगड़ा ना बढ़ाऊं, है ना। बराबर। आप वो हाँ कर अष्टम से चंद्र जा रहे हैं तो आप कष्ट हो सकता है, या किसी की मृत्यु में जा सकते हो। कुछ हाँ भी ऐसा कार्य हो सकता है आप, तो उस वक्त आप शांत रहिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये 1.25 2 दिन मेरे चंद्र इस भाव से जा रहे हैं। आपको डिप्रेशन फील हो सकता है, लोनली फील हो सकता है, ठीक हाँ है। तो आप हाँ। उस यदि आपको ज्ञान है, ज्ञात है कि आज मेरा चंद्र कहाँ जा रहा है या ग्रह किस कुंडली में है, तो हम्म उसके उस भाव का रिजल्ट के लिए उसका नेगेटिव फल ना मिले, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। बराबर। हाँ, इस तरह से हम ले सकते हैं गोचर कुंडली को। ठीक है। हाँ हाँ, ये। और हम्म। अब वो सब ग्रहों का अलग अलग है, जैसे मैंने तो सिर्फ एक चंद्र का एग्जांपल दिया आपको। हाँ सूर्य का है, जैसे सूर्य अभी आपको मालूम है छठे भाव में जा रहे हैं, तो मतलब हमें रोग आ सकता है, या जॉब में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या हाँ गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो हाँ। उस वक्त आपको क्या करना है, तो आप उसकी तैयारी कर, जब सूर्य 5वें भाव में है तभी हम्म। आप तैयारी कर सकते हो कि अब अगले महीने मेरा सूर्य छठे भाव में जा रहे हैं, है ना। हाँ, तो ओ, उसके लिए मैं हम पहले से ही तैयारी कर सकते ओके। ठीक है। अभी एक हैं। प्रश्न जो पूर्व का मेरा बाकी रह गया था कि मान जी लो आपके पास लग्न कुंडली नहीं है, कोई आपके पास आता है और बोलते हैं कि पिंकी जी मेरे हाँ पास मेरी खुद की कुंडली नहीं है। क्या उस केस में जी उसके जीवन की जो भी घटना के बारे में वो पूछ रहा है, चाहे वो चोरी का प्रश्न जी हो, करियर का प्रश्न हो, शादी मेरी कब होगी, या फिर मेरा जॉब कब लगेगा, या फिर बीमारी कब जाएगी, या कर्ज कब मिटेगा, यही सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो वो केवल गोचर कुंडली से ही देख सकते हैं, इनके जन्म कुंडली ना हो। जी जी जी, देखिए नीरव जी, लग्न है ना, 12 लग्न बने हुए हैं, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ठीक हाँ है। तो वो जब इंसान बॉर्न होता है ना, तो वही जो 12 लग्न है, एक दिन में 24 घंटे में दो हाँ। दो घंटे का लग्न है, ठीक ओके। है। तो ठीक है। जब इंसान मेरे पास, यदि उसके पास जन्म के ग्रह नहीं है, लग्न नहीं हाँ। पता है, तो जब हम्म। वो व्यक्ति आया प्रश्न पूछने आता है, तो हम्म। हम एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि उस वक्त का लग्न देखते हैं, कि ओके। इस वक्त कौन सा लग्न चल रहा है, और ओके। लग्न कुंडली बनाते हैं। और ओके। वो एक बार जब वो कुंडली बन गई, उसके बाद वो जो भी प्रश्न पूछेगा,
हम उसके जवाब दे सकते ओके। हैं। और वो 90 मतलब 80% आप बोल सकते हो कि वो सही निकलेगा आपका जवाब। अच्छा। मतलब प्रश्न कुंडली, हाँ, ये लग्न से प्रश्न कुंडली का जो जवाब, मतलब वो कुछ भी पूछे, जैसे आपने पूछा करियर का पूछे, शादी का पूछे, हम्म। किसी भी चीज का हम जवाब दे सकते हैं लग्न कुंडली बना के उस वक्त की। ओके, बढ़िया। लग्न कुंडली या गोचर कुंडली? गोचर कुंडली ना? तो लग्न जैसे अभी आप आए मेरे पास 12 बजे आए, तो 12 बजे जो लग्न मैं डालूंगी आज का, अच्छा, तो वैसे। उसी लग्न में जो ग्रह होंगे वो गोचर ग्रह ही गिने जाएंगे, अच्छा, उनको हाँ। गोचर के ग्रह ही बोलेंगे। ओके, गॉट इट, गॉट इट। अब एक साढ़े साथी की बात कर लेता हूँ। साढ़े साथी ढैया की लोगों में काफी डर लगता है जब शनि की बात आती है। तो शनि ऐसा ग्रह है जो सबसे ठंडा और सबसे बड़ा तो है, कार्मिक स्ट्रक्चर का भी ग्रह है, और सबसे ज्यादा 19 साल रहता है। ठीक है। तो जब शनि जी हम जब गोचर की बात करें, तो गोचर में जब शनि आता है, या उस टाइम पे किसी की साढ़े साथी चल रही है या ढैया 2.5 साल की चल रही है, अलग अलग 12 राशियों के हिसाब से, तब प्रभाव कैसा रहता है शनि का गोचर में, या गोचर में भी जब शनि आ रहे, जैसे अभी 11वीं राशि में है, तो किन किन राशियों के लिए वो लाभप्रद है, और किन के लिए खराब होता है, या उनका असर कैसे होता है शनि का गोचर में? जी जी। शनि महाराज के पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या काम है उनका, कारक किस चीज का, सिग्निफिकेंट। ओके। में एस्ट्रोलॉजी में सेवक आ गया है, जॉब, दुख भी, दुख मतलब कष्ट, कष्ट के भी कारक हैं शनि। और ओके। सर्वेंट के भी, सर्विस सेवा के भी। तो जो हमारे नौकर चाकर जो हमारी सर्विस करते हैं, हमारे लिए मदद करते हैं हमारे काम में, मतलब जितने भी काम करने वाले, मतलब आप घर का काम, मेसन, मिस्त्री, जब इंसान फिर अपने नौकरों को बुरा व्यवहार करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, उनकी पगार नहीं देते हैं, उनको दुखी करते हैं, उनकी सेवा ले लेते हैं फ्री में ना, उनको बहुत परेशान करते हैं। तो हाँ, जब आप ऐसा करते हो और आप कोई नहीं देख रहा है ना, कोई नहीं हाँ, देख रहा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और वो जो मजदूर है या जो आपके एम्प्लॉय है वो गरीब बेचारे आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते, चले जाते हैं चुपचाप बर्दाश्त करके। हम्म, पर क्या होता है जब ये आपने तो कर्म कर दिया और आपके बैंक में डाल दिया ये बुरा कर्म, अब हाँ। जब शनि का गोचर आया, जैसे 6th भाव में किसी ओके। कुंडली, जैसे 12 6 जैसे यदि मीन राशि की वॉइस। लग्न है, ठीक है, तो ठीक है, सिंह लग्न की सिंह लग्न नहीं, एक मिनट हाँ, तुला लग्न की कुंडली है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है। उसके अभी 12 में 6ठा भाव के राशि मीन राशि। आपका वॉइस गया, पिंकी जी। कैन यू रिपीट? आपका वॉइस चला गया, या मुझे लगता है थोड़ा नेट इश्यू आ रहा है स्पीकर की तरफ से। हाँ, कैन यू रिपीट पिंकी जी? आपका वॉइस चला गया, नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो गया था। आप रिपीट कर सकते हो उस प्रश्न का हाँ जी उत्तर, इफ यू डोंट माइंड? जी जी, नो नो इट्स ओके। देखिए मैंने पहले से बताऊं, आपने थोड़ा भी नहीं सुनाई दिया, देखो नहीं, नहीं, शनि थोड़ा मैंने सा बताया, हाँ, वो मीन लगने की हम कुंडली बात। से बताया। हाँ, मीन जी लगने जी की हम बात जी, कर रहे थे। देखिए, हाँ जी, गोचर में अभी शनि शिफ्ट होके मार्च में मीन राशि में जाने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, यदि हम तुला लग्न की कुंडली लें, तो तुला लग्न की कुंडली में छठे छठे भाव में मीन राशि आ रही है, ठीक है। बरोबर। अब जब ठीक। शनि शिफ्ट होंगे तो छठे भाव में आएंगे। यदि हाँ। जिसका भी तुला लग्न है, यदि उसने किसी सर्वेंट के साथ कोई, वो पुराने समय में या कभी भी कुछ कष्ट दिया होगा या ऐसे कोई तकलीफ दी होगी, तो हाँ। अब उनको ये समय आ गया है कि अब उनको पूरा उसका भुगतान करना है। तो जब ये अच्छा। शनि 2.5 साल यहाँ पे आएंगे, तो हम्म। उसे कैसे सजा देंगे, रोग, उसको कोई रोग दे सकते हैं, ऋण अच्छा। दे सकते हैं, उसके कोई बड़ा सा कर्जा आ जाएगा, या ओ- शत्रु हावी हो जाएगा, तो उसको कोर्ट केस, कोई कोई इस पे अचानक आके कोर्ट केस दाग लेगा, ठीक है। तो ओ- ये 2.5 साल अब उससे अपने कर्मों का फल चुकाना पड़ेगा, ठीक ओके। है। तो ओ- हाँ, और शनि जो है वो स्ट्रिक्ट टीचर है। सब शनि से क्यों डरते हैं? हाँ, नीरज जी क्लास में होता था ना, टीचर, कोई टीचर आते थे प्यार से बोलते थे कि बच्चों बैठ जाओ, मस्ती मत करो, ठीक है। हाँ। और बरोबर। शनि महाराज जी बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, वो साथ में एक लकड़ी लेके आते हैं, छड़ी। वो पहले हाँ, बोलते हैं भाई हाथ आगे करो, दो छड़ी मारते हैं हमारे हाथ पे। हाँ, हाँ, तो हाँ। पहले, तो शनि जी ऐसे हैं कि वो जब भी राशि में आते हैं तो पहले वो धम धम और हाँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। और- तो इसीलिए सब शनि से डरते हैं कि उनका जब, और शनि को
हाँ एस्ट्रोलॉजी में न्यायाधीश भी जज भी कहा गया है, वो न्यायाधीश है। हाँ जी हाँ। तो जो भी ये शनि को ब्लेम करते हैं कि शनि ने मेरा बिगाड़ दिया, शनि ने मुझे ऐसा कर दिया, अरे भाई उन्होंने कुछ नहीं किया है, तुम ही नहीं किया है। और हाँ तुम्हें तुम्हारा ही समय आया है और तुम्हें ही अपने कर्मों का जवाब देना है, अब तो right, बस हिसाब किताब दो, है ना। तो बस, उस वक्त शनि भगवान को ब्लेम करने की बजाय हाँ आप सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर, समर्पण शनिदेव को, यदि समर्पण। आपको पता है तो। हाँ हाँ तो बस, तो भाई माफी, आप माफी मांग सकते हो कि मैंने कुछ किया होगा, कब हाँ किया, कौन से जन्म में किया, किस लिए किया, किसके साथ किया, मुझे नहीं पता है ना। तो मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे माफी कर दीजिए, मतलब एक ही छोटा सा उपाय है, हाँ। सरेंडर, समर्पण, वो आप कर सकते हैं। ओके। तो ये एक छोटी सी, मतलब मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, शनि की 7.5 ढैया ऐसे। अब शनि जी की दृष्टि है, वो जिस घर में दृष्टि डालते हैं ना नीरव जी, तो हाँ। उसमें भी इफेक्ट करता है, राइट। ओके। तो इसलिए ढैया में जब वो जिन जिन घर में दृष्टि है वहां पे, तो उन राशियों वालों को, जैसे मैंने बताया ना अभी कि हमें समर्पण, सबसे सिंपल उपाय है समर्पण, माफी मांग लीजिए। यदि आपको पता है कि ढैया मेरी इस चल रही है, चलने वाली है, या हाँ। 7.5 आ गई है या आने वाली है, तो आप हम्म पहले से ही थोड़ा तैयार हो जाइए। मतलब हम्म। कैसे कि आप अपने जितने भी सर्वेंट हैं उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए, उन्हें समय पे उनकी सैलरी दीजिए, उनका मत दुखी कीजिए, है ना। और हाँ अपना काम, सबसे बड़ा एक आलसी भी होते हैं जो, यदि जो हाँ आलसी होते हैं ना नीरव जी, उनको मैंने देखा है कि हाँ जब शनि की ढैया आती है या 7.5 की, तो इतना काम करवाते हैं, इतना काम कराते हैं कि हाँ पूछो मत, भगाते ही रहते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए कोई कोई बोलते हैं कि वॉक करना चालू कर दो, मतलब हाँ, पसीना बहाओ। शनि बरोबर। सेवक है ना, सेवक चाहते है। हैं कि आप पसीना बहाओ, मेहनत करो, मेहनत फिजिकल की। मेहनत करो। हाँ 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 तो हाँ आपको मैं बख्श दूंगा, माफी मिल जाएगी, हाँ। राइट। तो मैं। यदि आपको पता है कि शनि आ रहे हैं या मेरी कुछ भी चल रही है, 7.5 आने वाली है ढैया, तो आप हाँ। थोड़ा फिजिकल वर्क ज्यादा चालू कर दीजिए, है ना। तो वाकई। वो शनि, उससे आपको उसमें राहत आ जाएगी। और शनि भगवान से डरिए मत, उन्हें अपना मित्र बनाइए है। हाँ तो वो बहुत सब कुछ देते भी शनि भगवान ही है। जब वो हाँ। देते ना नीरव जी, तो आप समेटना मुश्किल हो जाता है आपको। अच्छा, वो मुझे लगता तो है दिस इज, बेस्ट केस तो अमिताभ बच्चन जी का है, जो कई लोग बोलते हैं शनि की कृपा के कारण ही अमिताभ बच्चन जी को उनके सेकंड हाफ में उनको बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल के बाद जो आगे लेके गए हैं, यानी 96 बिल्कुल बिल्कुल। 95 में केबीसी के बाद। ठीक है। एक आखिरी प्रश्न जी है, जी ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा। हम राहु केतु की भी बात कर लेते हैं वहाँ पे, कि अब केवल 4 ही मिनट में आपके लूंगा, ज़्यादा नहीं। कि राहु केतु का भी जब ट्रांजिट में रहता है, उनकी नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट कैसी रहती है, और अगर नेगेटिव रहती है तो उसको कैसे मिनिमाइज करें? आप शॉर्ट में 2 मिनट में बताइएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। जी जी पिंकी जी। जी जी। हाँ, राहु केतु को कार्मिक ग्रह कहा गया है, तो उनके बहुत सारे उपाय हैं, पर हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो आप हाँ। शॉर्ट में इतना, यदि आपको पता है कि राहु गोचर में आ रहे हैं या केतु, तो आप शिव भगवान की, क्योंकि राहु और केतु को सर्प कहा गया है। हाँ राहु जी। यानी सर्प का मुंह, मुख, और केतु यानी इनकी पूंछ, राइट। पूछ। तो वो हाँ जी। सर्प शिव जी के गले में है, तो वो हाँ। शिव जी को उनका हुक्म मानेंगे ना, तो आप शिव शिव आराधना कीजिए, शिव ओके। मंत्र कीजिए, शिव अभिषेक कीजिए, तो आप हम्म। वो उनके जो नेगेटिव इफेक्ट से आप बच सकते हैं। ओके तो ओके राहु केतु का सिर्फ ये सबसे सीधा सरल उपाय है। जी ओके। अंतिम में जैसे आपने कहा कि गुरु की पवित्र दृष्टि रहती है, तो गुरु जब उनका गोचर आता है तो केवल हमेशा शुभता ही देता है, और कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं आती जब गुरु का गोचर में गुरु अपने समय आता है, गुरु बृहस्पति जी का? नहीं ऐसा नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है? है नीरव जी। यदि गुरु, या नहीं, यदि गुरु अष्टम भाव के मालिक बन गए और हाँ। फिर वो आए गोचर में, तो वो आपको तकलीफ देंगे। जैसे अच्छा। किसी का यदि हाँ, यदि वो गुरु समझो धनु राशि अष्टम में, तो गुरु वहां के मालिक हैं, और वो ओ, छठे में चले गए गोचर में, तो हाँ। बीमारी के भाव में आ गए, तो उस वक्त वो लीवर की उनको प्रॉब्लम दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम। ओके। तो ऐसा नहीं कह सकते कि गुरु हमेशा अच्छा ही फल देंगे। तो हाँ मैंने बोला ना कि हर ग्रह अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, उनके हाँ। दोनों फल हैं, पर वो हर इंसान की कुंडली में अलग अलग है, और वो उसे देख के ही हम बता सकते हैं कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा, कौन से ग्रह ठीक है और कौन से गलत बुरे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बिंकी जी, मुझे लगता है यहाँ पर हमने मुख्य रूप से सारे वो बेसिक क्वेश्चन को कवर कर लिया है जो एक आम आदमी के दिमाग में रहता है। तो इसलिए मुझे लगता जी है जी यहीं पर पूर्ण विराम करना चाहूँगा, और आपको एक और बार कुछ जी नए टॉपिक पर एस्ट्रोलॉजी से आपको मुझे बुलाना है एज अ गेस्ट। और आशा रखता हूँ तब आप और हमें समय दे सकोगे। आज तो मेरा क्योंकि 30 मिनट का पॉडकास्ट रखता हूँ, तो 30 मिनट से ज़्यादा जा चुका है।
तो नहीं नहीं, यही थैंक यू आपसे। सो मच। ये तो आपने इतना अच्छा टॉपिक लिया, मैं और भी इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन ठीक है, हमें बस टाइम की कमी है। लेकिन जरूर, मतलब लोगों के मन में अभी क्यूरियोसिटी होगी कि उसका उसका उपाय क्या करें ना, तो वो एग्जैक्टली। भी जरूर कभी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू जी।